बीटीटीएच के एक और मज़ेदार एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड में आप लोगों को आने वाला है काफ़ी ज़्यादा मज़ा, क्योंकि अब मेन बात स्टार्ट होने वाली। अब यहाँ का ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि जियान ने सक्सेसफुली उस जोंग ब्रेकिंग पिल को रिफाइन कर लिया था, जिसके कारण ब्लैक एम्पर सेक्ट में काफी बड़ा कमोशन क्रिएट हो गया था, जिससे कि सारे के सारे सेक्ट जियान की पिल रिफाइनमेंट को देखने आ गए थे। लेकिन जियान तो वहां पर दिखता ही नहीं है, और उसी ग्रुप में एल्डर सूचियान और जियान का भाई शाओली भी था। और इतने एक्सपर्ट के आने के बावजूद भी हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाकर उन लोगों को भगा दिया था। लेकिन सिचुएशन चाहे जो भी हो, जियान और लिटिल फेरी डॉग ब्लैक एम्पर सेक्ट में काफी ज्यादा फेमस हो गए थे इस फेनोमेना के कारण। और कई लोग तो यहाँ पर जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर से मिलने के लिए भी आए थे, लेकिन सिर्फ उन्हें मिलता वहाँ पर एक बंद दरवाजा जो कि कभी नहीं खुलता। और मोया भी कई बार यहाँ पर गेट ठकठकाने के लिए आया था, लेकिन उसे भी कुछ नहीं हासिल होता। और तभी हमारा ध्यान जाता है जियान की तरफ, जिसकी बॉडी अभी काफी ज्यादा ट्रेम्बल हो रखी थी। उसकी बॉडी से जगह जगह से खून निकल रहा था। अब जब वो जैसे ही रूम से बाहर निकलने के लिए उठता है तो उसकी हिम्मत तो रूम से बाहर जाने की ही नहीं होती। और जब लिविंग रूम में बैठी हुई लिटिल फेरी डॉक्टर जियान की ऐसी हालत देखती है तो वो फटाक से जाकर जियान की मदद करने लगती है। अब जियान ने इस पिल को इतनी भयंकर तरीके से रिफाइन किया था कि हम उसकी आंखों के आसपास ब्लड के ट्रेसेस को भी देख सकते हैं। और जब जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर जियान की ऐसी हालत देखते हैं तो वो जियान से कहते कि अगर तुम 2 दिन और बाहर नहीं आते तो हम लोग खुद ही इस दरवाजे को तोड़कर तुम्हारे यहाँ रूम में अंदर आ जाते। अब खैर लिटिल फेरी डॉक्टर की इस खतरनाक सी डांट को सुनकर जियान भी कुछ नहीं कर पाता। और जियान इसलिए बाहर नहीं आया था क्योंकि जियान ने जोंग ब्रेकिंग पिल को रिफाइन करने के साथ साथ कई और पिल भी रिफाइन कर ली थी इन 2 दिनों के अंदर। अब भले ही ये इस रिफाइनमेंट के कारण जियान इतना इंजर्ड हो गया है, लेकिन उसे इसके काफी अच्छे रिवॉर्ड भी मिले थे, क्योंकि जियान अब वो क्वालिफिकेशन रखता था कि जियान उस ऑक्शन में अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। जियान वहीं पास पर बैठकर लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि क्या इन दिनों में किसी ने परेशानी खड़ी करने की कोशिश की। इसका जवाब देते हुए लिटिल फेरी डॉक्टर जियान से कहती है कि यहाँ पर कुछ चूतिए लोग आ गए थे जो कि तुमको डिस्टर्ब करना चाहते थे, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ को देखकर उनकी भी हिम्मत नहीं हुई, और तुम्हारा भाई शाओगेट से भी यहाँ आया था और उसके साथ एक बुढ़ाऊ भी था जिसकी स्ट्रेंथ 2 जोंग पर थी। ये सुनकर जियान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि जरूर वो इनर एकेडमी के फर्स्ट एल्डर होंगे जिनकी स्ट्रेंथ डाउजोंग पर है। और फिर इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि क्या तुम उन लोगों से मिलना चाहते हो, तो जियान उस पर अपना सिर हिला देता है। वो कहता है कि अभी उन लोगों से मिलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे दुश्मन हैं और हो सकता है अगर उनको ये पता चल जाए तो वो लोग अपनी क्वांटिटी यहीं पर बढ़ा सकते हैं। इस वजह से हमारे लिए अच्छा यही होगा कि हम लोग अपनी क्रिटिकल मूवमेंट में अपने आप को रिवील करें। अब खैर जियान के इस प्लान में लिटिल फेरी डॉक्टर को कोई भी परेशानी नहीं थी, इसलिए वो कहती है चलो यही ठीक है। लेकिन इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पर एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन आ जाता है और वो जियान से कहती कि पिछले 2 दिनों में मोया भी हमसे काफी बार मिलने आया है, और अब तो मोशिंग तियान भी मोया के जरिए हमसे मिलना चाहता है, लेकिन मैंने उन लोगों को ये कहकर मना कर दिया कि जियान अभी पिल रिफाइन कर रहा है। और लिटिल फेरी डॉक्टर कुछ सोचने के बाद फिर जियान से कहती है कि मुझे पता है कि मोशिंग तियान भी एक एलीट डोजोंग है और उसकी स्ट्रेंथ भी मेरे अराउंड होगी जो थी 4 स्टार डोजोंग। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर को एक और बात याद आती है। वो कहती है कि वो डेमन फ्लेम वैली का ग्रे रोब्ड इंसान, उसकी स्ट्रेंथ भी एक एलीट डोजोंग की है। ये सुनकर जियान अपनी आईब्राउज को निट कर लेता है और वो कहता है कि लगता है मैं सही सोच रहा था, क्योंकि डेमन फ्लेम वैली फांगयान को यहाँ पर अकेले तो बिल्कुल भी नहीं भेजेंगे, भले ही फांगयान यहाँ पर एक आधा डोजोंग में कदम रख चुका हो, पर इसे किसी एलीट डोजोंग से कंपेयर किया जाए तो ये काफी कम है। और लगता है मुझे कि यहाँ पर डेमन फ्लेम वैली अपनी पूरी तैयारी के साथ आई है, बस मुझे इस ग्रे रोब्ड इंसान पर थोड़ा शक है और इसकी स्ट्रेंथ पर मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंज बिहेवियर लगता है, और इसके बैकग्राउंड के बारे में तो हम लोग बिल्कुल नहीं जानते। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी नोट करती है, लेकिन इस बंदे का ऑरा काफी ज्यादा स्ट्रेंज था, क्योंकि जब लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज किया था तब भी वो अपने पूरे स्ट्रेंथ का यूज करने के बावजूद उस बंदे की स्ट्रेंथ का पता नहीं लगा पा रही थी। अब जियान को ऐसा आभास हो रहा था कि इस ऑक्शन में काफी ज्यादा खून खराबा होने वाला है। और इसके बाद जियान हंस के कहता है कि लगता है ब्लैक एम्पर सिटी बिल्कुल भी शांत नहीं रहने वाली कुछ दिनों तक, क्योंकि बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के पीछे काफी बड़े बड़े एक्सपर्ट पड़े हुए हैं, पर यहाँ पर ये ट्रेजर किसी एक को ही मिलेगा और मुझे पता नहीं कि कौन सी पार्टी इसकी विनर होने वाली है। ये सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी नोट करती है। तभी उसका ध्यान जाता है जियान की लाल आंखों पर। इसके बाद वो जियान से कहती कि तुम अपना मुंह धो लो। ये सुनकर जियान को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन वो कर भी कर सकता था। इस बार जियान की डाउकी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुकी है और अगर वो रिकवरेट नहीं करता है तो उसके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा। और अब जैसे जैसे ऑक्शन नजदीक आ रहा था जियान की यहाँ पर पीक कंडीशन में रहने की जरूरत थी, क्योंकि इस ऑक्शन के बाद जो धमाके होने वाले हैं उससे जियान पीछे नहीं हट सकता है। और
और इस वजह से जियान को हर मूवमेंट के लिए यहाँ पर तैयार रहना होगा। और इसके बाद जियान एक गहरी सी सांस लेता है, जिसके बाद वो देखता है अपनी खिड़की की तरफ। जियान कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं अच्छे से रिकवरेट करता हूँ, जिससे वो मेरी पुरानी पीक कंडीशन वापस आ सके लगता है। और आज किसी को नींद नहीं आने वाली है। और जियान के इस बात के साथ ही यहाँ पर रात कंप्लीट भी हो जाती है। और जैसे ही सुबह होते ही यहाँ पर लोगों की चहल पहल बहुत ही खतरनाक तरीके से बढ़ने लगती है। और जब लोगों को ये जियान देखता है तो सारे लोगों की डायरेक्शन सिर्फ एक ही जगह थी, जो कि ब्लैक एम्बर सेक्ट के मिडिल में स्थित था। और आज ब्लैक एम्बर सेक्ट का पिछले 100 सालों का सबसे बड़ा ऑक्शन होने वाला है, क्योंकि जो नंबर यहाँ पर अराइव हुए थे, मतलब जो एक्सपर्ट यहाँ पर अराइव हुए थे, उनके जो नंबर थे उन्होंने काफी पिछले रिकॉर्डों को तोड़ दिया था। और तभी हमारा ध्यान जाता है जियान की तरफ, जो कि अपनी सीट पर क्रॉस लग करके बैठा हुआ था। और जैसे ही सूरज की पहली किरण जियान के चेहरे पर पड़ती है तो उसकी आंखें खुल जाती हैं। और इसके बाद जियान की बॉडी से एक अनयूजुअल ऑरा बाहर निकलता है, जिससे ऐसा लग रहा था कि एक सोया हुआ शेर बाहर आ गया है। और इसके बाद जियान के इस ऑरे ने पूरे के पूरे रूम को कवर कर लिया था। और इसके बाद हम जियान की आईब्रोज को नेट होते हुए देखते हैं। और जब जियान अपनी दुई को सेंस करता है तो उसके मन में एक खुशी की लहर फैल गई थी, क्योंकि इस समय उसकी दुई पिछले 2 दिनों से काफी ज्यादा पावरफुल थी। लेकिन भले ही पिछले 2 दिनों में जियान ने अपनी दुई को काफी ज्यादा एग्जॉस्ट कर लिया था, लेकिन जब जियान ने इसे रिकवर किया तो उसकी दुई काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। भले ही जियान का एडवांसमेंट यहाँ थोड़ा सा ही लग रहा हो, लेकिन जब ये छोटी छोटी चीजें महीनों महीनों में इकट्ठी होती हैं तो यहाँ पर यही ब्रेक थ्रू के आसार बनते हैं। और इसके बाद जियान अपनी सीट से उठता है और इसके बाद वो नहाने वहाने लगता है, जिससे वो तैयार होकर उस ऑक्शन में जा सके। और आज जियान पहनने वाला था एक डाउपेंग, जो कि जियान की पूरी बॉडी को कवर कर सके। और जियान इसके बाद अपनी स्पेस स्टोरिंग को एक बार अच्छे से चेक करके रूम के बाहर चला जाता है, जहाँ पर हॉल में जिया और लिटिल फेरी डॉक्टर जियान का इंतजार कर रहे थे। और जब जिया जियान से कुछ कहने ही वाली थी, इससे पहले ही जियान अपनी स्पेस स्टोरिंग से एक दूपंग निकालता है और जिया की तरफ फेंक देता है। और जैसे जिया देखती है कि जियान ने इससे गंदी सी दूपंग को उसको दे दिया है, तो वो उस दूपंग को साइड में फेंक देती है, क्योंकि उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। इसके बाद जियान जिया से कहता है कि इसे फटाफट पहन लो, नहीं तो फर्स्ट एडर तुम्हें रिकॉग्नाइज कर लेंगे। लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर ने अपने आप को पहले ही रिवील कर दिया है, तो उसे इस दूपंग की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारी जिया ने अभी किसी को रिवील नहीं किया है, इसलिए उसे दूपंग की जरूरत है। और दूपंग ये वही होता है, मतलब पूरे शरीर को छिपाने के लिए, जिसके हेड पर एक टोपी होती है। मतलब आप लोग गूगल बाबा के पास जाना और दूपंग सर्च करना, वहां पर आपको मिल जाएगा। पर हमारे जिया के नखरे कहाँ खत्म होने वाले थे। वो कहती कि मेरा मेकअप खराब हो जाएगा, मैं इस दूपंग को कभी नहीं पहनूंगी, ये कितनी अगली है। पर जियान के 2-3 धमकियां और देने के बाद जिया ने आखिर उस क्लोथ को पहन ही लिया था। और इस दूपंग को पहनने के बाद जिया बिल्कुल अलग ही लग रही थी इन तीनों में। ये देख के जियान और लिटिल फेरी डॉक्टर के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इसके बाद जियान और इसका ग्रुप उस रूम से बाहर चला जाता है। और आज क्योंकि ऑक्शन शुरू होने वाला था, इसलिए सारे के सारे लोग यहाँ से जा चुके थे और अब बस जियान और इसका ग्रुप ही रह गया था, जिस वजह से जियान को खाली रोड मिल जाती चलने के लिए। जियान का ग्रुप उस जगह से बाहर ही आया था कि तभी उनके सामने एक व्हाइट फिगर अपेयर होता है और हमें सुनाई देती है यहाँ पर एक हंसने की आवाज। और वो कहता है ब्रदर यानजाओ, आपने हमें काफी ज्यादा वेट कराया। वहीं पर जब लिटिल फेरी डॉक्टर ये नोटिस करती कि ये मोया है, तो उसकी आईब्रोज काफी ज्यादा गुस्से में निट हो गई थी। अब लिटिल फेरी डॉक्टर वहाँ पर कहती है कि दूध के दांत अभी तक टूटे नहीं है और ये बंधु चले हैं आशिकी करने। और जियान की सोच भी कुछ ऐसे ही थी मोया के खिलाफ। तभी जियान यहाँ पर कहता है कि लिटिल सेक्ट मास्टर, क्या आपको कोई दिक्कत है क्या। इसके बाद मोया का ध्यान जाता है जियान की तरफ, जो कि एक ब्लैक कलर के रोब को पहने हुए था। पर दूपंग की वजह से जियान का चेहरा बिल्कुल भी किसी को नहीं दिख रहा था। और इसके बाद मोया की नजर जाती है लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ, और जैसे ही वो लिटिल फेरी डॉक्टर को देखता है तो वो अपनी स्पेस स्टोरिंग को रब करने लगता है, जिसके बाद उसके हाथ में आता है एक टोकन। मोया कहता है कि ये ब्लैक एम्बर सेक्ट का सबसे वीआईपी टोकन है और ब्लैक कॉर्नर रीजन में सबसे ज्यादा रिनाउंड एक्सपर्ट ही इस टोकन को हासिल कर सकते हैं। और इसे लेने के लिए मैंने अपने फादर से जीज और जान लगा दी थी। मतलब आप लोग समझ रहे हो ना, प्यार कितनी गंदी चीज है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आप लोग समझ ही गए होंगे, क्योंकि भाई मेरे पास भी गर्लफ्रेंड नहीं, मैं भी सिंगल हूँ। ठीक है, अब चलो अपने मेन टॉपिक पर लौटते हैं। अब जैसे ही जियान इस टोकन को देखता है तो उसके मन में एक अलग ही खुशी फैल जाती है। जियान फटाक से अपने हाथ को बढ़ाते हुए उस टोकन को ले लेता है और इसके बाद वो मोया को थैंक यू बोलना नहीं भूला था। इसके बाद जियान का ग्रुप वहाँ से निकल जाता है और लिटिल फेरी डॉक्टर से उससे 4-5 कदम दूर ही से गई थी। और इसके बाद मोया जब लिटिल फेरी डॉक्टर को उससे दूर जाते हुए देखता है तो हम देख पाते हैं मोया के फेस को ट्रेम्बल होते हुए। लेकिन मोया भी कहाँ मानने वाला था, वो ठहरा अखंड बेशरम। और इसके बाद वो उसके ग्रुप का पीछा करने लगता है। इसके बाद उसके कानों में जाती है एक आइसी कोल्ड आवाज। वो आवाज कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बिल्कुल भी प्यारी नहीं है तो तुम हमारा पीछा कर सकते हो, वरना यहाँ से लौट जाओ। और ये आवाज किसकी, आप लोग कमेंट में बताओ। इसके बाद हम देख पाते हैं ब्लैक एम्पर सेक्ट के मिडिल रीजन को, जहाँ पर ये ऑक्शन होने वाला था। और ब्लैक एम्पर सेक्ट ने लोगों के बोधिसत्व बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा के अट्रैक्शन को यहाँ पर अंडर एस्टिमेट कर दिया था। जब जियान का पूरा ग्रुप यहाँ पर अराइव होता है तो ये ग्रुप
ग्रुप पूरे के पूरे भयानक ट्रैफिक को देखकर ट्रेम्बल हो जाता है, मतलब जियान स्पीचलेस हो जाता है। और इस समय जितने भी लोग थे वो सारे के सारे पागल हो रखे थे, क्योंकि ब्लैक एम्पर सेक्ट ने यहाँ पर इतनी ही खतरनाक चीज को मंगाया था और ब्लैक एम्पर सेक्ट ने यहाँ पर इसकी व्यवस्था भी कर रखी थी इन लोगों को भगाने के लिए। अब हम देख पाते हैं एक टनल को, जो कि ब्लैक एम्पर सेक्ट ने उन लोगों के लिए बनाया था जो लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले थे। और जियान जब इस जगह को ध्यान से ऑब्जर्व करता है तो उसे उस टनल में जाने का रास्ता मिल गया था। इसके बाद वो वहीं पर अपेयर होता है और जैसे ही वो वहाँ पर जाता है वहाँ पर कई गार्ड खड़े हुए थे और गार्ड्स के हाथ में जो वेपन थे वो काफी ज्यादा शार्प थे, जिसके कारण जितने भी ट्रैफिक वाले लोग थे, मतलब जो लोग वहाँ पर आए थे, वो काफी ज्यादा अच्छे से बिहेव कर रहे थे वहाँ पर। और यहाँ पर हम ब्लैक एम्पर सेक्ट के कई एल्डर्स को खड़े हुए भी देख सकते हैं और इन एल्डर की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा प्रेशर एमिट होता है, जिसके कारण जो लोग वहाँ पर आए थे उन्हें काफी ज्यादा प्रेशर फील होने लगता है। और इसके बाद हम कुछ एक्सपर्ट कुछ टनल में एंटर हुए देखते हैं और जो लोग उनको देख रहे थे इसके बाद उनकी आंखें काफी ज्यादा ग्लूमी हो जाती हैं। और इस टनल में वही लोग एंटर कर सकते थे जिनकी ब्लैक कॉर्नर रीजन में अच्छी खासी इज्जत हो। और इसके बाद हम देख पाते हैं इन जैसे एक्सपर्ट को, जो कि जैसे ही टनल के सामने आते थे, सामने खड़े एल्डर्स को देखकर इनकी भी हवा टाइट हो जाती थी और हम देख पाते हैं इनके बिहेवियर को 360 डिग्री टर्न मारते हुए। और जियान भी इस टनल की तरफ बढ़ने लगता है और जैसे ही लोग देखते हैं कि इनका ग्रुप आगे बढ़ रहा है तो वो लोग समझ नहीं पाते कि ये लोग हैं कौन। और इनमें से 2 लोग तो ऐसे कपड़ों में लिपटे हुए थे जिनका बॉडी का एक भी पोस्चर दिख ही नहीं रहा था। और इस ग्रुप में सबसे ज्यादा ध्यान अट्रैक्ट करने वाली एक ही फीमेल थी, वो थी लिटिल फेरी डॉक्टर, जिसने अभी के लिए व्हाइट कलर के कपड़ों को पहना हुआ था। और ये लोग जब लिटिल फेरी डॉक्टर को देखते हैं तो उनकी तो धड़कन ही रुक जाती है, क्योंकि लाइफ में उन्होंने पहली बार इतनी खूबसूरत लड़की को देखा होगा। और इन लोगों को देखकर एक बंदा कहता है कि आखिर ये लोग हैं कौन, इससे पहले हम लोगों ने इन सभी को क्यों नहीं देखा। इसके बाद वहाँ पर एक और बंदा कहता है कि मैं भी नहीं जानता ये लोग कौन है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग ब्लैक कॉर्निजर के बाहर से आए हैं। और यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर की जो अपीयरेंस थी वो काफी ज्यादा फॉरेनर थी, इस वजह से लोगों के बीच में ऐसी प्राइवेट कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है। और जब ब्लैक कॉर्नर रीजन के वो एक्सपर्ट, मतलब वो एल्डर्स, जब इन तीनों के ग्रुप को देखते हैं तो हम देख पाते हैं इन एल्डर्स के फेस को काफी ज्यादा कंफ्यूजन में जाती हुई, क्योंकि उन्होंने भी इन लोगों के बारे में कभी नहीं सुना। लेकिन जैसे ही उनका ध्यान जब लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ जाता है तो उनका बिल्कुल बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो लोग एक रिस्पेक्ट देते हैं लिटिल फेरी डॉक्टर और उसके ग्रुप को। और हम देख पाते हैं कई लोगों को जो कि जियान के ग्रुप की तरफ ग्रीट करते हुए वहां से जा रहे थे, क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर की स्ट्रेंथ के बारे में इन सभी लोगों को पता है और वैसे भी जियान के बारे में ये लोग शायद ही जानते हैं। तभी हमारे ध्यान जाता है एक एल्डर पे, जो कि जियान के ग्रुप की तरफ आकर कहता है, मिस्टर यानजा, फाइनली आप यहाँ पर आ ही गए। जियान ये सुनकर उस एल्डर की तरफ नोट कर देता है और जियान के इस बिहेवियर को देखकर वो एल्डर बिल्कुल भी नाराज नहीं होता है, क्योंकि एक लेवल 6 के अल्केमिस्ट को देखना काफी ज्यादा रेयर है। और ब्लैक एम्पर सेक्ट के इन एल्डर्स की पोजीशन और जियान की पोजीशन के बारे में जानना बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क था। और उससे भी ज्यादा भयानक बात ये थी कि जियान के साइड में ये जो लड़की खड़ी ये एक एलीट दोजोंग है। और जब वो एल्डर देखता है कि जियान का ग्रुप उनसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है तो वो आगे की तरफ मूव कर देता है और वो कहता है जियान से कि आप लोग आगे जा सकते हैं। और जब जियान का ग्रुप वहां से चला जाता है तो हम देख पाते हैं एक हरे कलर की रोब पहने हुए एल्डर को, जो कि अभी अपने माथे से पसीने को पोंछ रहा था। और वो कहता है कि इस औरत का ऑरा काफी ज्यादा कोल्ड है, क्योंकि जब मैं उस औरत के पास में खड़ा था तो मेरी दिल ने सर्कुलेट करना बंद ही कर दिया था। सच में एक एलीट दोजोंग और हम में बहुत बड़ा फर्क है। तभी हमारा ध्यान जाता है दूसरे एल्डर की तरफ, जो कि कहता है कि सच में यानजाओ लेवल 6 का ही एल्केमिस्ट होगा, तभी तो इसने इतनी खतरनाक पिल को रिफाइन किया। और इतनी सी कम एज में इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ को पोजेस करना बहुत ही आम बात नहीं है। और इनसे तो हमारे जूनियर सेक्ट लीडर भी इंफीरियर हैं और इनके बारे में उन्हें भी कुछ नहीं पता है। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है जियान को, जो कि एक टनल में जा रहा था और वो टनल में चलते चलते बिल्कुल बोर ही हो गया था कि तभी उसके सामने एक दरवाजा अपेयर होता है और उस दरवाजे के खुलते ही उसके सामने अपेयर होता है एक बड़ा सा ग्राउंड, मतलब ऑक्शन के टाइप का ग्राउंड। और जब जियान देखता है कि यहाँ पर इन लोगों के बैठने के लिए बहुत सारी सीट हैं तो वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि इतना बड़ा ऑक्शन उसने आज तक नहीं देखा था। और अगर इस ऑक्शन को उस प्राइमरी क्रैनल के ऑक्शन से कंपेयर किया जाए तो वो ऑक्शन एक मीटिंग ही लगेगी। और हम यहाँ पर बैठे हुए लोगों की नॉइज को सुन पाते हैं। तभी हमारे ध्यान जाता है जियान की तरफ, जो कि आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी उसके सामने एक सर्वेंट आती है और वह कहती है, सर आपकी टिकट कहाँ है। इसके बाद जियान उसी टोकन को निकालकर उस सर्वेंट को दे देता है और जब वो सर्वेंट उस टोकन को वेरीफाई कर लेती है तो वो उनको अपने पीछे आने के लिए बोलती है। अब जियान जैसे तैसे करके उनके रास्तों को फॉलो करने लगता है, मतलब उस सर्वेंट के बताए हुए रास्ते को। अब यहाँ पर जियान बहुत देर चलने के बाद उस ऑक्शन के थोड़ा पास पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उस ऑक्शन को साफ साफ देख पा रहा था। और उसके बाद वो सर्वेंट उन्हें अपना रूम दिखाकर वहां से चली जाती है। और जब जियान देखता है कि ये रूम काफी ज्यादा लग्जरियस है और इनकी जो दीवार है वो काफी ज्यादा लग्जरियस सामानों से बनाई गई है, मतलब आप लोग समझ सकते हो किन चीजों से बनाई गई है, वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल है। और जब इन रूम में कोई भी पार्टी एंटर करती थी तो पीछे से आने वाला नॉइज पूरी तरह से
से नॉइज़ कैंसलेशन हो जाता था। और इसके बाद जियान के ग्रुप आगे बढ़कर उनकी सीट्स पर बैठ जाता है और जब जियान यहाँ से देखता है उस ऑक्शन को तो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू मिल रहा था जियान को। अब यहाँ पर समय आ गया था कि जियान बाकी VIP सीट्स को देखे, मतलब वहाँ पर कौन बैठा है। और जब जियान ने इस रूम में एंटर ही किया था तो सभी लोगों का ध्यान जो कि VIP सीट्स पर पहले पे बैठे हुए थे वो जियान की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग जानते थे कि ये लेवल 6 का एल्केमिस्ट है। वो जियान को नहीं जानते थे, वो लिटिल फेरी डॉक्टर को जानते थे और लिटिल फेरी डॉक्टर की वजह से ही जियान को जानते थे। अब इसके बाद हमारा ध्यान जाता है फांगयान पे और जब फांगयान जैसे ही जियान और उसके ग्रुप को देखता है तो वो कहता है कि ये वही है लिटिल एल्केमिस्ट होगा जो कि उस पिल को रिफाइन कर रहा था कुछ दिन पहले। तभी हमारा ध्यान जाता है उस ग्रे रोब्ड मैन पे। वो जियान और इसके ग्रुप को देखकर कहता है कि ये बंदा मुझे काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है और मैं आशा करता हूँ कि ये लोग हमारे बीच के मैटर में नहीं आएंगे। और यहाँ पर जैसे ही जियान नोटिस करता है कि इनको कोई ऑब्जर्व कर रहा है तो जियान भी इनकी तरफ देखने लगता है, मतलब डीमन फ्लेम वैली की तरफ। और जियान फांगयान को ऑब्जर्व करके इस ग्रे रोब्ड मैन को देखने लगता है और इसके बाद जैसे ही वो इसको देखता है तो उसे भी काफ़ी डेंजरस फीलिंग आने लगती है। खैर अब वो यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता इस पे क्योंकि ऑक्शन शुरू ही होने वाला था। और इसके बाद जियान अपनी आंखें बंद करके उस सीट पर बैठ जाता है और इसके बाद जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वहाँ पर सीट फुल होती जाती हैं एक्सपर्ट से और जैसे जैसे लोग वहाँ पर आते जा रहे थे नॉइज़ भी वहाँ पर बढ़ती जा रही थी। और ये सुनकर तो जियान के भी आंखें खुल जाती हैं और वो कहता है कि सच में इस बार बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा ने काफ़ी ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर लिया है। और जब जियान यहाँ पर अपनी शार्प परसेप्शन का यूज़ करता है तो यहाँ पर जियान को और भी ज़्यादा और यहाँ पर दिखाई देने लगते हैं। और जब वो नोटिस करता है कि यहाँ पर एल्डर सूचियान और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा डाओजोंग के और डाओहुआंग और डाओवैंग के औरे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और यहाँ पर 2 और थे जो कि जियान को काफ़ी ज़्यादा शॉक दे रहे थे। और यहाँ पर जियान जिन लोगों की पावर का पता नहीं लगा पा रहा था वो होंगे एक डाओजोंग या फिर यहाँ पर उन्होंने किसी स्किल से अपना ऑरा हाइड कर लिया होगा जो कि जियान के शार्प परसेप्शन से बच रहे थे। इसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर भी इन सभी लोगों को ध्यान से देखने लगती है और जब वो इन लोगों को देखती है तो उसकी लार्ज ग्रे पल्पर आइज काफ़ी ज़्यादा नेट हो जाती हैं और वो अपने ही मन में कहती है कि इस बार बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा को ऑब्टेन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान अपने अपने विचारों में खोए हुए थे तभी हमें सुनाई देता है एक गोंग का साउंड जहाँ पर ये स्टेज था। और जब ये देखते हैं कि यहाँ पर ये स्टेज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ऊपर की तरफ आ रहा है और यहाँ पर कई पिलर्स निकल कर आए हैं जो कि यहाँ पर एक केज का निर्माण कर रहे हैं। और ये सब देखकर जियान समझ जाता है कि ये एक प्रोटेक्टर बैरियर की तरह काम करेगा। और यहाँ पर जो लोग इस ऑक्शन को अटेंड करने के लिए आए थे वो लोग बिल्कुल भी ज़्यादा नॉर्मल नहीं थे और वो चोरी और डकैती को करने से पहले कुछ भी नहीं सोचेंगे, इसलिए यहाँ पर ये प्रोटेक्टिव शील्ड लगाई गई है और यहाँ पर और भी ज़्यादा सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। भले ही ब्लैक एम्पर सेक्ट कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो पर ये चोरी और डकैती भी से भी नहीं बच सकता यहाँ पर, इसलिए ये फैक्शन काफ़ी ज़्यादा अलर्ट पोजीशन में है क्योंकि यहाँ पर जो आइटम आने वाले हैं उनकी वैल्यू अपनी वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुकी थी। और यहाँ पर अगर ब्लैक एम्पर सेक्ट से कोई भी गलती हो जाती है तो यहाँ पर ब्लैक एम्पर सेक्ट की थू हो जाएगी हर जगह पर कि बताओ इन्होंने इतनी सारी सिक्योरिटी के बावजूद भी अपने सामान को चोरी करवा लिया। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक येलो कलर के रोब में मैन जो कि वहाँ पर आ रहा था और यहाँ पर आने के बाद ये बंदा अपने ऑरे को चारों तरफ फैला देता है और जितने भी लोग इस ऑरे को सेंस करते हैं और जो लोग यहाँ पर चोरी और डकैती करने आते हैं वो लोग अपना यहाँ पर मन बदल लेते हैं क्योंकि इस स्ट्रॉन्ग ऑरे को देखकर उनकी भी फटकी हाथ में आ गई थी। और यहाँ पर हमारा ध्यान जाता है जियान पे जो कि इस ऑरे को ऑब्जर्व कर रहा था और इस बंदे को, और वो यहाँ पर इस बंदे को देखकर कहता है सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा है। यहाँ पर इसके बाद इस बंदे को दिखाया जाता है ऑफकोर्स यहाँ पर ये मोशिंग तियान है और यहाँ पर जियान जैसे ही देखता है कि यहाँ पर मोशिंग तियान मतलब ब्लैक एम्प्रेस सेट का यहाँ पे खुद लीडर इस ऑक्शन को अटेंड करने वाला है, मतलब यहाँ पर इसका गार्ड रहने वाला है, तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और ऐसा रहना भी चाहिए। इसके बाद ये बंदा वहाँ पर कहता है कि यहाँ पर मोस्टली लोग मुझे जानते ही होंगे लेकिन मैं फिर भी अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे देता हूँ। मेरा नाम मोशिंग तियान है, मैं ब्लैक एम्प्रेस सेट का लीडर हूँ। आज हमारा ब्लैक एम्प्रेस सेट इस ऑक्शन को ऑर्गेनाइज कर रहा है और आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इसके बाद यहाँ पर मोशिंग तियान जियान के ग्रुप की तरफ देखता है और वो बाकी VIP सीट की तरफ पहले भी देखा था और अब जियान की तरफ इसकी नज़र थी। और जियान जैसे ही नोटिस करता है कि मोशिंग तियान उसकी तरफ देख रहा है तो वो भी कुछ सोचने लगता है, लेकिन इसके बाद इन दोनों की नज़रें 1-2 सेकंड तक टकराती रहती हैं जिसके बाद यहाँ पर ये पॉज हो जाती हैं। इसके बाद मोशिंग तियान कहता है कि यहाँ पर मैं आप लोगों को और भी ज़्यादा वेट नहीं कराऊंगा क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आप लोगों को इस ऑक्शन से कितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं। और इसके बाद मोशिंग तियान यहाँ पर एक और रिमाइंडर देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर सभी लोगों को पहले से ही सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर कोई भी इंसान यहाँ पर परेशानी खड़ी करने की कोशिश करेगा तो मेरा ब्लैक एम्प्रेस सेक्ट उसे काफ़ी से कड़ी सज़ा देगा और अगर फिर भी वो इंसान नहीं मानता है तो मैं खुद उसे मौत की भीख मांगने पर मजबूर कर दूँगा।
और ये सुनकर तो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टंड हो जाते हैं। उसके साथ ही वो अपना ऑरा रिलीज कर देता है, जिसके बाद वहाँ पर जितने भी लोग थे वो यहाँ पर अपना विचार छोड़ देते हैं लूटने पाटने का। इसके बाद जियान कहता है कि सच में एक डोजोंग ही होता है, अगर क्योंकि यहाँ पर मोर्शिंग टियान ने अपनी सिर्फ वॉइस से ही कई लोगों के विचारों को बदल कर रख दिया है, जो कि लूटपाट का इरादा यहाँ पर लेकर आए थे। और जब मोर्शिंग टियान का कन्फर्मेशन सक्सेस यहाँ पर हो जाता है, तब यहाँ पर ही अपने हाथों को कप करता है उन्हीं VIP सीट्स की तरफ। इसके बाद वो वहाँ से साइड में चला जाता है। अब जैसे ही मोर्शिंग टियान यहाँ से जाता है, हम उस स्टेज पर आते हुए देखते हैं एक बुढ़े को जिसके कलर के हेयर थे। और जब वो वहाँ पर आता है तो उसके पीछे पीछे कई सर्वेंट भी आते हैं अपने हाथों में थाली को पकड़े हुए, और वो उन थाली को सामने रख देती हैं। इसके बाद वो बुढ़ा कहता है एक थाली की तरफ इशारा करते हुए कि ये हमारे ऑक्शन का एक शुरुआती आइटम है, ये है एक जुआन क्लास की मिड लेवल की टेक्निक जिसका नाम है वन फिंगर फेदर। इसके बाद जैसे इस बुढ़े की बात खत्म होती, यहाँ पर सभी लोग बोलियां लगाना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद एक बंदा कहता है 1000 गोल्ड कॉइन, इसके बाद दूसरा बंदा कहता है 2000, इसके बाद तीसरा बंदा कहता है 3000, और इसके बाद सीधे सीधे इसकी प्राइस 8,500 तक पहुंच जाती है। और इसके बाद ये टेक्निक इस बंदे को दे दी जाती है। अब जियान ने इसमें अपना बिल्कुल भी वेट नहीं किया था, क्योंकि जियान को इस टेक्निक में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट तो था, बट यहाँ पर एक लो लेवल की टेक्निक थी। अब जियान को यहाँ पर सिर्फ D क्लास की दाव टेक्निक से मतलब है। अब जियान वो बंदा नहीं रहा जो कि बिना देखे काम करे। अब जब ये स्टेज पर खड़ा हुआ ओल्ड मैन ये देखता है कि ये टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पैसों में यहाँ पर सेल हो चुकी है, तब यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। इसके बाद ही एक के बाद एक आइटम को यहाँ पर सेल करने लगता है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बिट यहाँ पर लगती हैं। ऑफकोर्स यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी बिट लग रही थी, बट वो कहते हैं ना, बड़ी दुकान फीके पकवान, यहाँ पर यही नियम लागू हो रहा था। अब यहाँ पर धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, जिसके बाद यहाँ पर 2 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं। और जब यहाँ आइटम 2 घंटे के बीच में आते थे, मतलब जब ये टाइम पहले बीता हुआ था, तब यहाँ पर VIP सीट से भी कई लोग यहाँ पर बिड करते हैं, और यहाँ पर कई लोग उनसे भी कंप्यूट कर जाते हैं। अब धीरे धीरे इस ऑक्शन का टाइम स्पेंड होने लगता है, और जब यहाँ पर स्पेंड ही हो रहा था कि तभी इस ऑक्शन का माहौल वेरी हॉट हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पर सभी लोग बड़े बड़े आइटम्स को यहाँ पर खरीदने लगते हैं, जहां पर लोगों के काफ़ी ज़्यादा पैसे उड़ाए जा रहे थे ब्लैक एम्प्रेस एक्ट के द्वारा। और यहां पर कुछ आइटम्स को देखकर तो जियान की भी लालच से भर गई थी आंखें, क्योंकि जियान के पास यहां पर अपनी सिचुएशन को देखकर पैसे नहीं थे, बस उसके पास 3 मिलियन ही गोल्ड कॉइन थे। और जब वो अपने गोल्ड कॉइन को देखता है तो वहाँ पर वो चुप हो जाता है, क्योंकि जियान इन पैसों को बर्बाद करना नहीं चाहता था, और वो इन पैसों को बड़े आइटम को खरीदने के लिए लगाएगा। अब टाइम धीरे धीरे पास करने लगता है, जिसके बाद यहाँ पर बड़े बड़े आइटम आने लगते हैं, और यहाँ पर VIP सीट से भी कई बिड लग रही थी, और नॉर्मल लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं रह रहे थे इन बिड को लगाने से। वो तो अंधाधुंध पैसा ऐसे उड़ा रहे थे जैसे उनके बाप की मशीन हो पैसे छापने की। और जैसे ही यहाँ पर टाइम पास होता जाता है, यहाँ पर हम कई लोगों के चेहरे को लाल होता देख पाते हैं, क्योंकि इनके पास जो पैसे थे वो बिल्कुल भी कम नहीं लग रहे थे, और ये अंधाधुंध अपने पैसे को उड़ाए जा रहे थे। अब जियान अपने VIP रूम में बैठे बैठे चाय पी रहा था, और जब वो अपने कप को पकड़ता है तो हम देख पाते हैं जियान के हाथों से कई रिपल्स को क्रिएट होते हुए, जो कि उस कप को धीरे धीरे तोड़ने के कगार पर ले जा रहे थे। और इसके बाद जियान के सामने देखते ही देखते एक लेवल 6 के बीस्ट का कोर सोल्ड हो जाता है, और इसके बाद ये ओल्ड मैन अपने हाथों से इशारा करता है, जिसके बाद एक सुंदर सी औरत एक स्क्रॉल को वहां पर लेकर आती है, जिससे आग की लपटें निकल रही थी। और इसके बाद ये ओल्ड मैन कहता है कि ये एक रूलर टाइप की टेक्निक है, जिससे यहाँ पर कोई भी बंदा अटैक और डिफेंस को बहुत ही खतरनाक तरीके से मेजर कर सकता है। और ये टेक्निक एक D क्लास के मिड लेवल की टेक्निक है। अब जैसे ही सभी लोग सुनते हैं कि यहाँ पर ये D क्लास की टेक्निक है, तो सभी लोगों के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अभी तक बहुत ही कम टेक्निक ऐसी देखी गई थी जो कि D क्लास में हो। और अब यहाँ पर ये स्क्रॉल आ गया था, और यहाँ पर कई लोग ऐसा मानते हैं कि ये रूलर टेक्निक एक दोजन क्लास के एक्सपर्ट के द्वारा छोड़ी गई है। और यहाँ पर जब जियान देखता है कि यहाँ पर एक D क्लास की टेक्निक है और वो भी रूलर वाली, तो उसके मन में भी ये लालच आ जाता है कि मैं भी इस टेक्निक को लूँगा, और मैं भी अब गुलछर्रे उड़ाऊंगा इस टेक्निक से। अब खैर जियान यहाँ पर कैसे इस टेक्निक को लेगा, और यहाँ पर कैसे इस टेक्निक से जियान डील करेगा, मतलब यहाँ पे किस किस टाइप की यहाँ पर इसकी टेक्निक की पावर होने वाली है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए, और हाँ, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप लोगों ने किसी एपिसोड को मिस कर दिया है तो यहाँ पर मैं नीचे प्लेलिस्ट भी दे रहा हूँ, आप इसलिए प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। इसी नोट के संग ये है इस वीडियो का अंत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।